नाज़रीन तस्लीम व नियाज़, असर टाइम्स के खुसूसी प्रोग्राम इज़राइल ख्वाब से ताबीर तक में आपका इस्तकबाल है। इससे पहले हम एक तफसीली प्रोग्राम फॉर्मेशन ऑफ इज़राइल एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मिडल ईस्ट कर चुके हैं। आज हमारे साथ इस मौजू पे बात करने के वास्ते सैयद सुलेमान अहमद साहब हैं। सैयद सुलेमान अहमद साहब, आपका इस्तकबाल है। आज इस मौजू पर इज़राइल के वजूद पर और इज़राइल की फ़िक्र पर जो हम बात के लिए यकजा हुए हैं, उसमें पहली मंजिल पर हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि ज़ायनिज़्म क्या है और ज़ायनिज़्म से ज्यूइज़्म का क्या रिश्ता है। देखिए, ज़ायनिज़्म वर्ड जो है इवॉल्व होता है ज़ायन से। ज़ायन एक लक़ब है जो कि पैगंबर हज़रत दाऊद, जिन्हें किंग डेविड भी कहा जाता है, उनके लिए है। वो बहादुरी और मजबूती से ताल्लुक़ रखता है। और ज़ायन के माने एक शेर के भी होता है, जैसे अरबी में ज़ैन कहते हैं, हिब्रू सब मिली हुई ज़बान है, तो उससे है। यानी इसका एक प्राइड ऑफ सुप्रीमेसी। हाँ, एक प्राइड ऑफ सुप्रीमेसी, जैसे कि एक लायन होता है जो बादशाह होता है जंगल का। वी आर दी चोजन पीपल, ये इसका तस्वुर है। अगर हम लोग देखें तो ज़ायनिज़्म और नेशनलिज़्म का बहुत आस पास का ज़माना है जी। तो ये ज़ायनिज़्म जो है, क्या वो नेशनलिज़्म से मुतासिर हुई? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो पूरी तरह से उससे मुतासिर है। जब यूरोप में नेशनलिज्म आया तो फ्रांस से आया, फिर फ्रांस, जर्मनी, पूरा यूरोप में नेशनलिज्म फैल गया। तो यूरोप में जो ज्यूज रह रहे थे उनमें भी ये ख्वाहिश जागी, लेकिन उनके साथ ये था कि सबके पास अपना एक कंट्री था, एक मदरलैंड था। इनके पास कोई लैंड नहीं था, एक खाली रेस थी। तो इनका उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बिल्कुल इंस्पायर है उससे। दे आर इंस्पायर्ड बाय नेशनलिज्म। अच्छा, एक और रुख से इससे तो ये मालूम होता है कि इज़राइल जो है वो आउटकम और पैदावार जो है वो ज़ायनिज़्म और नेशनलिज्म की है। जी बिल्कुल, उसकी पैदावार है। तफसील में कुछ ज़रा सा आप देखिए, इसकी तफसील में ये है कि जब सारी तरक्की के उरूज पे पहुँचे और यूरोप में नेशनलिज्म आ गया, तो उन्हें लगने लगा कि ये हम वो अब्दुल्ला दीवाना है बेगानी शादी में, मेरा तो कुछ है ही नहीं, हम ये तरक्की किसके लिए कर रहे हैं, किस सिस्टम के लिए कर रहे हैं। तो उनमें ये ख्वाहिश डेवलप हुई कि कोई अपना भी मुल्क होना चाहिए, कोई वतन। पहले तो कुछ लोगों ने उनके कहा कि साहब अर्जेंटीना में ज़मीन खरीद के एक मुल्क बनाया जाए या अफ्रीका में। बाद में वो आए कि जो बाइबल में उनका लैंड था, जहाँ कभी वो 2,500 साल पहले उनका मुल्क था, वहीं पे उनका मुल्क हो, और ये उनका ख्वाब था। इस ख्वाब की ताबीर के लिए उन्होंने कोशिशें भी शुरू कर दी। उन्होंने जो उनकी मजबूती ये थी कि फाइनेंस में, बैंकिंग में उनका बहुत बड़ा से था, बिजनेस में, उसके वजह से उनका यूरोप की पॉलिटिक्स बहुत बड़ा से था। तो उन्होंने यूरोपियन पॉलिटिक्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, और जहाँ पे वो बनाना चाहते थे वहाँ टर्की का राज था। तो वो टर्की के खिलाफ यूरोपियन नेशनलिज्म को वो उन्होंने एक्टिवेट किया, और वो पहले से भी एक्टिवेटेड थे, उसको और एग्जैजरेट किया। जब वो एग्जैजरेट किया और बढ़ाया, और टर्की के खिलाफ बहुत सीरीज ऑफ साजिश है, जो पिछला प्रोग्राम हम लोग ने किया है, हाँ, वो बहुत तफसीली साजिशें हैं जो वो करते रहे ताकि टर्की को डिसमेंटल कर लें। क्योंकि जब तक टर्की डिसमेंटल नहीं होता खिलाफत उस्मानिया, तब तक वो इजराइल बन नहीं सकता था। तो खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ साजिशें की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड में उनका बहुत बड़ा स्टेक था। जब बिल्कुल इंग्लैंड हार के कगार पे था तो इंग्लैंड को सपोर्ट किया। बेलफोर्स डिक्लेरेशन उन्होंने करवाया, जिसमें कि इंग्लैंड के फॉरेन सेक्रेटरी ने ये वादा किया कि अगर जीत जाएगा इंग्लैंड तो वहाँ यहूदियों को बसने की इजाज़त देगा। ये इज़राइल को एक सियासी मकसद के लिए वजूद दिया गया था, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा यहाँ कि जब इब्तदाई मंजिल पर फ़लस्तीन की ज़मीन पर इज़राइल को सियासी तौर से वजूद दिया गया, तो फ़लस्तीनियों का क्या रद्द अमल था? देखिए, फ़िलिस्तीनी इस वजूद देने से पहले उन लोगों ने ज़मीनें ख़रीद के बसना शुरू कर दिया था, एज अ सेटलर, जिससे फ़िलिस्तीनी खुश नहीं थे। जब बेलफोर्स डिक्लेरेशन के बाद एकदम से ज़्यादा बसने लगे तो फ़िलिस्तीनियों ने इसको रिजेंट किया, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये बल्क में आने लगे, तो देखिए
जो आएगा उसको वेलकम तो नहीं करेगा जो पहले से है, जिसकी जी, ज़मीन छीनी जा रही है, क्योंकि इंग्लैंड को मैंडेट मिल गया था उसका, लेकिन इंग्लैंड वहाँ का ओनर नहीं हो ओनर गया। नहीं था। ओनर बाशिंदों का होता है, बाशिंदे उससे नाराज़ थे, तो बाशिंदे वेलकम नहीं कर रहे थे। जब बाशिंदे जो वेलकम नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ इन्होंने बड़े मिलिट्री ऑपरेशन किए, बड़ा वायलेंट ऑपरेशन किए, जिसे अरब हिस्ट्री में नकबा भी कहते हैं। जी, जी, नकबा। और 70 लाख अरब और फ़िलिस्तीनियों वहाँ से भगाए गए और इन्होंने अपनी ये बस्ती बसाना शुरू किया। उसके बाद यूएन बीच में आया, यूएन ने अपना पार्टीशन प्लान डाल दिया जी हाँ, जी हाँ। रेजोल्यूशन 363 के बाद से, जबकि वो पूरा फ़िलिस्तीनियों का था। फिर इंग्लैंड, जिसका मैंडेट था यूनाइटेड किंगडम्स, जी, जी। वो एकदम से चला गया और इसराइल ने अपनी आज़ादी डिक्लेयर कर दी, जिसको अमेरिका ने और कई मुल्कों ने मान लिया, यूएन ने भी मान लिया और इसराइल तश्कील हो गया। तो फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर हाँ, डिमार्क हो हाँ, गया। डिमार्क हो गया। 48 में फ़िलिस्तीन ने और उनके सपोर्ट में दूसरे अरबों ने जंग भी लड़ी। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि फ़लस्तीन अरब का रीजन है, जी, जो दूसरे अरब खत्ते थे, उनका फ़लस्तीन की हमायत में क्या रद्द अमल था? देखिए, पहले दुनिया में 1926 में पासपोर्ट शुरू हुआ। उससे पहले वो पूरा अरब लैंड था, कोई इतने बटे नहीं थे और एक दूसरे के अरब हिजाज से फ़िलिस्तीन और तमाम और शाम सब आते जाते बसते थे। तो उन्होंने उसको पूरा अपने ऊपर अटैक के जी। तौर पे लिया और सारे अरब यूनाइटेडली 48 में लड़े। ये बात और है, जीत इसलिए नहीं पाए कि वो उनके पुराने तरीके से लड़ रहे थे, उनके असलहे भी पुराने थे। जी, और ये जो यहूदी थे, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ चुके थे इन लोग, और बहुत सारे इसमें एक्स आर्मी मैन भी थे यूरोप के। जी, इसके अलावा यूरोप में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी थी, पुराने असलहे बेपनाह फालतू थे, पड़े थे और पैसे की ज़रूरत थी मुल्कों को। इन्होंने तो इन खरीद लोग लिया। बहुत सस्ते दाम पे पुराने असलहे लेके आए, जिससे इन्होंने अरबों के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त वायलेंस किया और में जैसे जहर डाल दिया, बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ की और जी, मजबूर किया कि अरब और फ़िलिस्तीनी वो इलाका छोड़ के भागें, और जी। 67% बढ़ गया इसराइल। जी, जी। एक चीज़ और था कि आज फ़िलिस्तीन का गज़ा, बल्कि पूरा फ़िलिस्तीन, इज़राइल की ज़ायनिस्ट सोच और एक्सपेंशनिस्ट नेचर का शिकार है। जी, कल ये कहाँ तक पहुँच सकता है? देखिए, वो तो उनका जो ग्रेटर इसराइल का प्लान है, जो जी। उनके नक्शे में 2 नीली लाइन है, वो ये मानते हैं कि नील से लेके वो फ़रात फरहाद तक। तक जो है वो उनका मुल्क है। जी। और उसमें वो बहुत सारे मुल्कों का पार्ट, सीरिया का पार्ट, लेबनान का पार्ट, इराक़ का पार्ट, यहाँ तक जॉर्डन का जी। काफ़ी पार्ट और सऊदी अरब का भी पार्ट उसमें रखते हैं वो। तो ऐसे में क्या जो अमीर अरब हैं, हम्म। उन्हें इज़राइल के ग्रेटर प्लान से कोई ख़दशा, अंदेशा या डर नहीं महसूस होता? देखिए, उनको ये जो अमीर अरब मुल्क हैं, जो इनके हुक्मरान हैं, जी, ये ज़्यादातर बादशाहते हैं वो जो हैं जिनको 100 साल पहले इंस्टॉल किए गए थे। हाँ, दे आर और एंजॉयिंग हाँ, इट। और ये इन्हीं ज़ायनिस्ट ने किया था, या, ब्रिटिश ने किया था, ट्रेन को कंट्रोल कर रहे थे वो, जी, और जी। और फ्रांस वगैरह ने मिलकर सब किया। दूसरी चीज़ ये है कि ये समझते हैं कि अगर वो अमेरिका के फर्माबरदार रहे तो अमेरिका उनको देर तक ज़िंदा रखेगा और बचाए रखेगा, और हाँ, अगर अमेरिका के फर्माबरदार ना रहे तो तख्ता तो वो पलट तख्ता पलट कर देगा। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और आपसे मैं जानना चाहूँगा। अरब जो कल फॉर्मेशन ऑफ इज़राइल के वक्त हम्म, फ़लस्तीन की हिमायत में खड़ा था और इज़राइल से लामबंद और जंग आमादा था, वो आज गज़ा की मज़लूमियत पर चुप क्यों है? हाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, जो पुराने अरब थे जी, उसमें एक वो ये थी कि वो एक तो एक थे, क्योंकि वो नए नए मुल्क बसे थे, जी, तो जी। सेंटिमेंटली एक थे। अब ये उन्होंने नेशन स्टेट बना दिया तो वो हो गई, लॉयल्टीज़ हो गई। या, इसके अलावा पब्लिक का जो असर था हुक्मरान पे वो कम हो गया, जी, जो दबाव था वो कम हो गया। दूसरी चीज़ ये है, एक ये चीज़ आ गई इनके इसमें कि ये अरबों पहले जो लोग लड़ते थे वो या, वैल्यूज़ के लिए लड़ते थे और ऑनर के लिए लड़ते थे। जी, वैल्यूज़ के लिए लड़ना और ऑनर के लिए लड़ने वाली बात इनमें से बिल्कुल ख़त्म हो गई। ओ, हाँ, जो जो
प्रीच किया गया, जो बहुत सारे उसमें इंफॉर्मेशन में वो ये प्रीच किया गया कि तब लड़ो जब तुम्हें जीत मिले, जब तुम्हारा फ़ायदा हो। और इस लड़ाई से फ़ायदा और जीत से ग्लोरी मिलते हुए किसी को नहीं दिख रही है। देखिए, टर्की को लगा कि अगर सीरिया में से उसको एक हिस्सेदारी मिल जाएगी तो उसने सीरिया में रिजीम चेंज में उसने ऑपरेशन किया। आप ये देखिए कि अभी एक जो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी या द्रूस के खिलाफ जैसा ही डिस्प्यूट हुआ सीरिया में, पूरे जॉर्डन से, सऊदी से, तमाम से 1 लाख के करीब बद्दू आ गए असलहा लेके। वो इतनी छोटी कम्युनिटी के खिलाफ इतनी बड़ी तादाद में आ गए। वो क्यों आ गए? क्योंकि उनको लग रहा था इसको तो हम हरा लेंगे और हराने के बाद बहुत सारी वो ग्लोरीज मिलेंगी, वो चीज़ें मिलेंगी। जैसे ISIS ने जो शाम में अलावी वगैरह को जब हराया था तो उनको जिस तरह से उन्होंने किया, औरतों के साथ तशद्दुद वगैरह किया, ज़ातियाँ भी वो किया, वो माल गनीमत उनके हाथ आएगा। लेकिन जैसा ही इजराइल प्ले में आया तो सब के सब भाग गए। अगर वो इतनी खस्में खा के गए थे, वो जिहाद के लिए निकले थे, तो बगल में तो गाजा में लड़ाई हो रही, उनको वहाँ चला जाना चाहिए था। वहाँ कोई क्यों नहीं गया? जो मैं पहली बात कह रहा हूँ, हो सकता है बहुत से व्यूअर्स को अनप्लेजेंट लगे, लेकिन मैं किसी की फैंसी के लिए कोई फैक्ट को इवेड नहीं करता हूँ, आप जानते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये होता है कि अरब अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को ज़्यादा देख रहा है और अपने इंटरेस्ट की चकाचौंध में वो फ़लस्तीन के गज़ा में भूखे प्यासे और मजलूम बच्चों और औरतों की तरफ नहीं देख पा रहा है। एक तो ये बिल्कुल नहीं देख रहा है। उसका मिली तसव्वुर, उसका कोई मिली तसव्वुर नहीं है। और वो अमेरिका को इस दुनिया का डेमी गॉड मानता है। ये मानता है कि जो उसने सोच लिया है वो तो हो जाना है, इसमें से जीत मिलनी नहीं है, और सिर्फ जो है लॉस होना है। वो लॉस की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है। तो देखिए, तालिबान जिनको लोग सबसे बड़ा बहादुर मानते थे और ये मानते थे कि साहब ये इस्लाम के पीछे कूद जाते हैं, वो 2 साल से क्यों सन्नाटे में सो रहे हैं? वो भी सो रहे हैं। They are enjoying the power. खाली एक फ़र्क है, वो फ़र्क ये है कि वो लोग जिनके यहाँ शहादत को वैल्यू दी गई थी, वो अपनी जान के नजराने पेश कर रहे हैं। ये बहुत बातें आपने कही। इस सिलसिले में दो एक बातें और, आज की सूरत हाल जो हम देखते हैं वो सारी दुनिया की, अरब एंड यूरोप, हम दोनों को जब देखते हैं तो आज हमको दुनिया 2 धड़ों में बटी दिखाई देती है। अक्सर हुकूमतें जो हैं वो अमेरिका और इज़राइल के साथ हैं, मगर अवामी हिमायत जो है वो फ़लस्तीन और गज़ा के साथ है। ये दुनिया का एक बहुत बड़ा फ़र्क है, जिससे ये मालूम होता है कि ये जंग हुकूमतें लड़ रही हैं और मुल्क नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन पहले जो थी वो आवाम का एक वॉइस की बड़ी वैल्यू थी। जी, इधर काफ़ी सालों से आवाम को ये बताया गया कि नहीं साहब, ख़ास तौर पे मुसलमानों में, कि हुकूमत जो भी हो तुम्हें उसकी बात मान। अच्छा, अभी इस पे अमरीश मिश्रा, एक हम लोग के दोस्त हैं, उन्होंने वो भी डाला है कि अब जुल्म के ख़िलाफ़ लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। इस पर उनका एक पॉडकास्ट भी है, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। जब सीरिया पर दाइश का हमला हुआ था तो उस वक्त एक समुंदर के किनारे एक कुर्दी बच्चे की लाश मिली थी जो औंधे मुँह पड़ी थी, और उस लाश पर सारी दुनिया में एहतजाज हुआ था। आज भी दुनिया के गोशे एहतजाज से खाली नहीं हैं, हो रहे हैं। ट्रंप की वाइफ ने पुतिन को ख़त लिखा कि यूक्रेन में औरतों और बच्चों का ख्याल किया जाए। क्या ये एहसास गज़ा के लिए किसी में पैदा नहीं था? देखिए, ट्रंप की वाइफ ने जो लिखा ख़त, जी, वो अपनी जगह है, लेकिन यूरोप में और पूरे यूरोप में, ब्रिटेन में ख़ास तौर पे, और भी दूसरे मुल्कों में बहुत सारे एहतजाज हो रहे हैं।
लोग ग्रेटा थंबर्ग वगैरह जहाँ जहाँ वो और है। बहुत सारे लोग जो है रिलीफ पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। या सबसे अफसोसनाक बात यह है कि वो लोग जो इस्लाम का झंडा इतनी ज़ोर से लहरा रहे थे, जहाँ जहाँ बांग्लादेश में देख लिए जो साहब जो बिल्कुल इस्लामी राज कायम करने के लिए मूड में रखता है कि वो कर ही देंगे, शेख हसीना को भागने में मजबूर किया, वो कहाँ हैं? पाकिस्तान में बीच में वहाँ के तमाम आलिम जो है तकी उस्मानी और वो मौलाना डीजल फजलुर रहमान वगैरह सब इकट्ठा हुए, सब ने जिहाद का कॉल दिया, चंदा अंदा किया, लेकिन कुल लेके बैठ गए। जी। क्या किया उन्होंने? ठीक है, बिल्कुल मिस्र में और तमाम मुल्कों में ये जो लोगों का साइलेंस, ये भयानक है। जबकि गाजा स्ट्रिप पहले मिस्र की हुकूमत मिस्र थी, की थी। देखिए एक उनकी अभी भी रिश्तेदारियां हैं मिस्र में, बिल्कुल बिल्कुल और है। मिस्र अपने यहाँ किसी को जाने नहीं दे रहा है, बंद किए हुआ है, रास्ता बंद किए हुए। सारी इंसानी हमदर्दियाँ वो जैसे रुक गई हों, जी। और जैसे इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हों। जिस तरकीब से गज़ा में नस्लकुशी हो रही है कि उनको तो एक मुद्दत तक थोड़ी थोड़ी तादाद में मारे जाना, और फिर ये 1.5-2 साल पहले का जो वाक़या हुआ, उसके बाद से जो शिद्दतें हुई, तो उसमें उनको भूख प्यास से भी जेनोसाइड की तरफ ढकेलना, बग़ैर दवा के भी ढकेलना, अस्पतालों को भी उड़ा देना, और नई नस्ल को बिल्कुल ख़त्म कर देना, बच्चों को, औरतों को ख़त्म कर देना, कि यानी कि नस्ल के अफजाइश के इम्कानात को जैसे बंद किया जा रहा है। ये ऐसा नहीं लगता कि ये इस तरकीब से फ़लस्तीन और गज़ा की नेशनलिस्ट स्पिरिट को किल करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल की जा रही है। और जो अरब अपने यहाँ ये इन गाज़ा के लोगों को आने नहीं दे रहे हैं, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि ये इनके आने से इनके दुख की कहानी जो हमारी जनता में पहुँचेगी तो मेरे तख्त के पाए हिलने लगेंगे। या ये सारी चीज़ें हैं, और आज दुनिया गज़ा की तरफ देख रही है और गज़ा दुनिया की तरफ देख रहा है। बस इसी मौके पर हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। आइंदा इस सिलसिले की दूसरे एपिसोड में फिर हमारी बात और मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और बहुत बहुत शुक्रिया।